हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25, जिसमें आज हम करेंगे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। इसका अर्थ यही हुआ कि सामाजिक आर्थिक विकास तथा जो है अभावग्रस्त समूहों का जो है सशक्तिकरण। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। ये टॉपिक रहेगा कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है विस्तार पूर्वक पढ़ना है, समझना है, तो उसकी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। विकास एक ऐसा शब्द है जिसमें देखा जाए तो सब जो है विकास करने के अंतर्गत ही ये कार्यरत होते हैं। चाहे देश विकास करे, चाहे राज्य विकास करे, चाहे व्यक्ति विकास करे, विकास एक ऐसा शब्द है जो हर कोई अपनाना चाहता है, लेकिन विकास की उस सीमा तक वही पहुंच पाता है जिसके पास कहते मेहनत का जो है परिश्रम का क्षमता हो। कहते मेहनत और परिश्रम भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है विकास की उस चोटी पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है क्षेत्रीय विकास, यानी क्षेत्रीय विकास किस प्रकार हो सकता है और इसमें सरकार का और नागरिकों का क्या दायित्व है और ये कैसे हो पाएगी, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू। देखा जाए तो क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत असंतुलन और भारत में सामाजिक आर्थिक असमानताएं सबसे बड़ी जो है बाधाएं बन सकती है। जो असंतुलन है और सामाजिक आर्थिक विकास की जो असमानताएं हैं वो काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जो है सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना है। देखिए कहते हैं अगर देश विकास होगा तब राज्य विकास हो जाएगा और पूरा लोग विकसित हो जाएंगे। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर, और इसके लिए जो है भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का होना काफ़ी सुनिश्चित करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पश्चात नियोजित आर्थिक विकास अपनाने का एक प्रमुख कारण था कि देश में व्याप्त क्षेत्रीय समानताओं को दूर कर सभी क्षेत्रों का जो है समुचित विकास किया जाए। विकास की नीतियों में भी क्षेत्रीय विकास उपागम का प्रयोग किया गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी परेशानी ये रही कि यहाँ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कहते हैं यही विभिन्नता है जो देश की अखंडता और प्रभुता को जो है नष्ट करती है, क्योंकि ऐसा जो विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में कुछ विभिन्नता तो प्राकृतिक है, जैसे कि आप नीचे दिए गए चित्र से भी समझ सकते हो, और कुछ क्षेत्रों का जो है धरातल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है, जैसे सिंधु गंगा का मैदान। जबकि कुछ भूमि ऐसी भी है जहाँ पर्वत, पहाड़ी और घने जंगल हैं तथा वहाँ पर ज़मीन भी कम उपजाऊ है। प्राकृतिक द्वारा की गई इस विभिन्नताओं को क्षेत्रीय विविधता कहा जाता है। यानी देखिए प्राकृतिक भी कई तरह की विभिन्नताओं को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हो कहीं बरसात अधिक होती है, कहीं कम होती है, कहीं सूखा के चपेट में है तो कहीं बाढ़ आ चुकी है।
तो ये विभिन्नताएं हमें दर्शाती है कि प्राकृतिक में भी बहुत काफ़ी विविधता नज़र आ सकती है, लेकिन कुछ विभिन्नताएं ऐसी हैं जो मनुष्यकृत है, यानी मानव के द्वारा लाई गई विभिन्नता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, कृषि और औद्योगिक विकास, परिवहन और संचार के साधनों का विस्तार आदि। तो ये मनुष्य द्वारा मनुष्यकृत जो है विभिन्नताएं हैं, मनुष्यकृत इन अंतरों को असामान्य के नाम से जाना जा सकता है, यानी ये असामान्य के नाम से जाना जाता है। आप चित्र में भी देखोगे, भली भांति समझने की कोशिश करोगे कि विषमताएं और असमानताओं को भी भली भांति समझ पाओगे। और ये विषमता जो है चिंता का एक बहुत बड़ी विषय है। कहते हैं अगर विषमताएं अगर देश से नहीं गई तो बहुत बड़ी चिंता का जो है विषय बन सकता है। आइए अब विभिन्न संदर्भ में विषमताओं का विश्लेषण करें और समझने का प्रयास करें चित्रों के अंतर्गत कि चित्रों में किस बात की तरफ इन चीज़ों को इशारा किया जा रहा है। अब देखिए आपके समक्ष जो चित्र प्रस्तुत हुआ है वो विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। अब विषमता क्या होती होगी? विविधता तो आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधे, जंगल, ये सारे जो है विविधता के अंतर्गत आते हैं, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, ये विविधता आती है। लेकिन विषमता क्या है, चलिए देखते हैं चित्रों के अंतर्गत। यहाँ पर चित्र आप भली भांति समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है विषमताएं दिखाई जा रही है। पहला चित्र जो है आपको ऊँट खड़ा होगा, तो कहीं हद तक ग्रामीण क्षेत्र को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नज़र घुमाओगे तो ये शहरीकरण में कन्वर्ट हो चुका है, जो विषमताएं काफ़ी है गांव से शहर की तरफ। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर को देख सकते हो, जहाँ बैलगाड़ी से, बैलों से जो एग्रीकल्चर की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है ट्रैक्टरों से कृषि की जा रही है। तो इतनी विषमताएं जो है हमें आ चुकी है, जिसका आप भली भांति यहाँ पर अध्ययन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अब इस चित्र को भी आप भली भांति समझ सकते हो। यहाँ पर किसान खड़ा है और उसके चारों तरफ जो है सूखी ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जो है गेहूं की खेती को लहराते हुए दिखाया गया है, उसके दाने को दिखाया गया है। तो ये विषमताएं इस बात को दर्शाती है कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी विषमताएं हैं जिसको प्रॉब्लमों को जानना जरूरी भी है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, भारत में विषमताएं। आखिर भारत में किस प्रकार की विषमताओं से भारत जूझ रहा है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है और इसका जो है किस प्रकार सलूशन की जा सकती है। तो सभी बातों पे हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय आर्थिक क्रियाओं का आधारशिला होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय किसी भी क्षेत्र के लिए आर्थिक क्रियाओं का आधारशिला होता है। हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अधिक क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती हैं, यानी हमारे देश में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अधिक विषमताएं पाई जाती है। राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 25,000 रुपया है। ये जो है राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 25,000 है, और ऐसे केवल 11 राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले स्तर पर जो राज्य हैं वो बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड व छत्तीसगढ़। इन राज्यों में भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है, और यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी क्षेत्र में अधिक है प्रति व्यक्ति आय और किसी क्षेत्र में जो है बहुत ही कम है। तो ये काफ़ी विषमताएं देखने को हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी विषमताएं हैं गरीबी। गरीबी एक ऐसी विषमता है जो कि बहुत ही दुखदायक स्थितियों को पैदा कर सकता है। राज्यवार गरीबी के अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में कमी जरूर आई है। देखा जाए तो गरीबी में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन गरीबी इतना अधिक कम नहीं हुई है जिसे संतोष के लायक समझा जा सके। भारत में व्यापक से वृहद स्तर पर गरीबी में कमी आई है, लेकिन ग्रामीण और शहरी तथा राज्यों के बीच विषमताएं व्याप्त हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, और यहाँ पर गोरख धंधा भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर
कहते हैं लोग भी उन्हीं की होती है, सरकार भी उन्हीं की होती है, और इनका गरीबी रेखा कार्ड भी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। और इसमें गरीबी रेखा कार्ड बनाने में पारदर्शिता नहीं होती है, बिल्कुल नज़र नहीं आती है। और इसका आप स्वयं ही अनुभव करके बता सकते हो, क्योंकि इन क्षेत्रों में अमीर लोग भी गरीबी रेखा के कार्ड बनवा रखे हैं और गरीब तो बना रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण उड़ीसा और बिहार में क्रमशः 43 और 40% लोग गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। आप समझ सकते हो 40 से 43% सिर्फ बिहार उड़ीसा में, तो एक बहुत काफ़ी दयनीय स्थिति को प्रेजेंट कर रहा है कि आधे से अधिक जनसंख्या जो है बिहार उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, गरीबी रेखा से भी नीचे, जो कि दुनिया में सबसे खराब स्थिति में से एक है। जब भारत की दुर्दशा ऐसी होगी तो भारत कैसे विकसित हो सकता है? जब भारत में उड़ीसा और बिहार जैसे देश जो कि गरीबी रेखा सबसे नीचे स्तर पर है, इतनी खराब, दुनिया की सबसे खराब स्थिति भारत कहते भारत में बिहार और उड़ीसा का ही है, यानी दुनिया में सबसे खराब स्थिति। क्यों यहाँ पर ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं है, यहाँ के लोग अपनी मनमानी चलाते हैं, यहाँ का प्रशासन अपनी चलाती है। तो इन्हीं कारणों से जो है ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार होने के पश्चात भी यहाँ पर जो है शासन सही से नहीं चलाई जा रही है। दूसरी तरफ ग्रामीण हरियाणा और पंजाब में क्रमशः 5 से 7% है। आप समझ सकते हो 5 से 7% हरियाणा में है और पंजाब में 2 से 4% लोग जो है गरीब है, जो कि वैश्विक और कई मध्य आर्थिक सदस्य देशों से बेहतर है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब में इसकी बेहतर स्थिति को दर्शाया गया है, बाकी सभी राज्यों में कुछ न कुछ तौर पे जो है बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औद्योगिक वृद्धि। देखिए, भारत में आरंभिक औद्योगिकरण ब्रिटिश भारतीय सरकार के हितों के अनुरूप एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया, और इसी का परिणाम था कि ज़्यादातर उद्योग कृषि स्थानों में केंद्रित थे, यानी ज़्यादातर उद्योग जो थे कृषि से केंद्रित थे। और भारत तो आपको पता ही है कि कृषि प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी काफ़ी हद तक यही स्थिति बनी रही, जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कृषि में वृद्धि। तो कृषि में वृद्धि भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो है विषमता बढ़ी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस मामलों में अन्य सभी राज्यों से आगे निकल गए हैं, यानी कृषि में वृद्धि जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ही प्रमुख रखा गया है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर है, यानी पंजाब में सबसे अधिक उत्पादन की जाती है, जबकि केरला निम्न स्तर पर है। केरला में जो उत्पादन बहुत ही कम की जाती है, जबकि यहाँ पर साक्षरता दर जो है उच्च कोटि की है। शहरी क्षेत्र के मामलों में मिजोरम और महाराष्ट्र सबसे नीचे स्तर पर आ गई है, और पंजाब और हरियाणा ने सिंचाई सुविधाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन को उच्च स्तर पर बढ़ाया है। और भारत के ज़्यादातर राज्यों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि उनकी क्षमता से बहुत ही कम है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्षमता है, लेकिन वहाँ पर जो है कृषि उस क्षमता से नहीं हो पा रही है, और यह तीव्र करने की आवश्यकता है और थोड़ा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साक्षरता। कहते हैं साक्षरता सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। साक्षरता का मतलब होता है जो व्यक्ति पढ़ लिख समझ सके वो साक्षर होते हैं। लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर भारी विषमताएं पाई जाती है। कहते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक एवं बिहार में सबसे कम थी। अब देखा जाए तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक थी और बिहार में सबसे कम थी, जबकि उसी मैदान से पूरे भारत में औसत साक्षरता दर जो थी 65% थी। केरल में 90.93% थी और बिहार में 47% थी। अब यहाँ पर बात ये प्रश्न उठता है, जब बिहार और यूपी में बहुत ही साक्षरता दर कम है, तो आखिर यहाँ से अधिक लोग जो हैं IPS IAS में सिलेक्शन होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जब साक्षरता दर 47% है यूपी बिहार में, और देखा जाए तो यहीं से ही बहुत सारे IPS
जो निकलते हैं, अफसर सब निकल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या एग्ज़ाम में पारदर्शिता की कमी है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। जब बिहार, यूपी में इतने समझदार व्यक्ति सब रह रहे हैं, तो वहाँ पर साक्षरता दर इतनी कम कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और कई लोगों के मुंह से तो मैंने सुना है कि बिहार, यूपी से ही मैक्सिमम जो है आईपीएस, आईएएस अफसर निकल रहे हैं। तो कैसी बात है? क्या कारण है? ये बहुत बड़ी विषमता यहाँ नज़र आ रही है। देश के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में भारी विभिन्नता देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवहन और संचार। देखिए, परिवहन और संचार काफ़ी महत्वपूर्ण साधन होते हैं जिससे कोई भी राज्य को जो है तरक्की हो सकती है। भारत में परिवहन और संचार कई प्रकार के हैं। परिवहन के विभिन्न साधन जैसे सड़क, रेलवे, हवाई तथा जल परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण परिवहन के साधन है। यदि आप परिवहन के किसी भी एक साधन के विषय में आंकड़े एकत्र करें तो आपको ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के फैलाव में व्याप्त विषमताओं का बोध जरूर हो जाएगा, क्योंकि इनके क्षेत्र कितने हैं और कितना क्षेत्र में ये अपनी इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि सड़क परिवहन की बात करें तो देश के कुल राज्यों में तो सड़क घाटों और सड़कों की स्थिति बड़ी ही अच्छी है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इसकी स्थिति दयनीय है। कहते हैं प्रति 100 किलोमीटर रोड की लंबाई में केरल प्रथम स्थान पर है, जबकि जम्मू कश्मीर में निचले स्थान पर आ जाता है। तो देखा जाए तो आज रोडों की स्थिति जो है बड़े बड़े शहरों में थोड़ा ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रोडों की सड़कें देखें तो उस कंडीशन का नहीं है जैसा होना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है क्षेत्रीय विषमताओं के कारण। देखिए, क्षेत्रीय विषमताओं के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों के बीच असंतुलन और विषमता की बात करते हैं तो कई बार हम यह सोच लेते हैं कि किसी क्षेत्र या राज्य विषय में पिछड़ेपन का कारण जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और जो आधारभूत संरचना की कमी तो नहीं है। यानी किसी भी राज्य के पिछड़ेपन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और आधारभूत संरचना की कमी। कहते हैं आज लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका कार्य ऐसा होता है जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा हो। तो ये बहुत बड़ी विषमता है, इसलिए ये विषमता काफ़ी नज़र आ रही है। लेकिन जब हम इन कारणों का आगे विशेष विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये केवल पिछड़ेपन या अल्पविश्वास के कारण मात्र नहीं है, बल्कि इनके परिणाम भी हैं। यानी देखा जाए तो कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं तो कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। पिछड़े राज्यों में अशिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के अभाव में अग्रणी राज्यों की तुलना में बड़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, और इसका मुख्य कारण इन राज्यों में अग्रणी राज्यों की तरह का सामाजिक आर्थिक विकास न हो पाना था। इसलिए क्षेत्रीय विषमताओं के नीचे दिए गए कारणों का विश्लेषण करना काफ़ी रोचक होगा, और इससे हमें पता लगेगा कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से वृद्धि किस लिए हो रहा है और जो राज्य शिक्षित है उसमें आखिर क्या विषमताएँ हैं। सबसे पहला कारण तो यही बनता है ऐतिहासिक परिच्छेद। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो राज्य और क्षेत्र सर्वांगीण दृष्टि से ज़्यादा लाभकारी नहीं थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया और वो पिछड़े रह गए। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं वो पिछड़ने लग जाता है। उद्योगपतियों के और व्यवसायियों ने भी इन पिछड़े क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया, और ये बहुत उदार परिस्थिति है कि उद्योगपतियों ने और व्यवसायियों ने पिछड़े क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया। जनरल सी बात है, आज उसी की चलती है जो सब पढ़ी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसके पास धन है और जिनके पास सुविधाएं हैं। लेकिन उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने भी इन क्षेत्रों को जो है नज़रअंदाज किया। ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख हैं मध्य और जो है उत्तर पूर्वी राज्य के आदिवासी इलाके जो आज तक पिछड़े हुए हैं। उसके पश्चात आता है भौगोलिक कारक। किसी क्षेत्र का आधार भी उसके विकास में बाधक हो सकता है। कहते हैं धरातल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और किसी क्षेत्र का धरातल भी उसके विकास में बाधक हो सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान का रेगिस्तान और उत्तर पूर्वी राज्य का पहाड़ी पर्वतीय सराय धरातल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये क्षेत्र रेगिस्तानी है और दूसरा क्षेत्र जो उत्तर पूर्वी राज्य पहाड़ी हैं और पर्वतें हैं, तो इनके धरातल बहुत ही विषम है। इसलिए यहाँ पर जो है भौगोलिक कारक भी बहुत बड़ा बाधक बन सकता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग में विभिन्नता। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक साधनों के वितरण और उपयोग में विभिन्नता। आपको जानकारी होगी कि प्राकृतिक साधन जैसे कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केवल प्राकृतिक साधनों की जो उपलब्धता मात्र विकास को सुनिश्चित नहीं किए करती। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केवल प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता मात्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती है। कुछ राज्यों ने अपने साधनों का सही ढंग से उपयोग किया है, जबकि अन्य जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि ऐसे करने में सफल रहे हैं। जनरल सी बात है, जो संसाधनों का उपयोग भली भांति करेंगे वो विकसित होंगे, और जो संसाधनों की सही उपयोग नहीं करेंगे वो विनाश के कगार पर खड़े हो जाएंगे। उसके पश्चात आता है देश के मुख्य वाणिज्यिक केंद्र से दूरी। किसी क्षेत्र के देश के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों अथवा मुख्य शहर बाजारों से दूर भी इसको आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई जो है आप रोजगार लगाते हो, कोई आप फैक्ट्री खोलते हो, लेकिन वो शहरों से काफ़ी दूर है, तो आपको शहर में पहुंचाने में बहुत धन लग जाएगा, और ये मुख्य कारण भी बन जाता है। उसके पश्चात है आधारभूत संरचना की कमी। देखिए, जब तक कहते हैं ना आधार मजबूत ना हो तब तक जो है पेड़ खड़ी रह नहीं सकती। जिन राज्यों ने आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, परिवहन सुविधाओं का विकास कर लिया है वो तीव्र आर्थिक विकास करने में सफल भी रहे हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो लोगों की प्राथमिकता है ये कि संरचना, सड़कें, बिजली, परिवहन सुविधाओं का विकास ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिन राज्यों में ये आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं वो आवंटित धनराशि का उपयोग तथा निवेश को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर है आधारभूत संरचना की कमी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सुशासन की कमी। देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो ये प्रभावित करता है। सुशासन सामाजिक आर्थिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, तो है शासन प्रशासन की गुणवत्ता। कहते हैं आप जैसा शासक चुनिएगा वो वैसा ही समाज को चलाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि सुशासन की कमी। जिन राज्यों की तीव्र गति से प्रगति की है वहाँ अधिक समय तक सुशासन रहा है। जो भी राज्य पिछड़े हुए हैं उनमें जो है लगातार कानूनी और व्यवस्था की समस्या रही है, और ये देखने को भी मिला है और हम जानते भी हैं, और ये आधारभूत संरचना बनाने में असफल रहे हैं। यही कारण रहा है कि योजना आयोग द्वारा इन राज्यों को भी आर्थिक सहायता दी गई है और इसका भी प्रयोग नहीं कर पाए हैं। यानी जो आर्थिक सहायता दी गई है इन्होंने इसका उपयोग जो सुचारू रूप से नहीं किया है। बात घुमा फिरा कर वहीं आ जाता है करप्शन के ऊपर। कारण क्या बनता है? करप्शन। इस वजह से इन राज्यों में जो है विकास की जो है पटरी पे नहीं चल पाती है। सुशासन की कमी के कारण इन राज्यों में निवेश भी नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण ये राज्य जो है पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सुशासन है और सबसे बड़ा करप्शन है, जिनके कारण इन राज्यों का विकास होना सुनिश्चित नहीं हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाठी स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, और आप 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए जो अग्रसर वीडियो है उससे अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।